आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की इस वीकली वेबिनार सीरीज में। जब लॉकडाउन चला तो हमने बहुत सारे वेबिनार किए और आज हमारा ये 38th वेबिनार है इनफर्टिलिटी के ऊपर। डॉक्टर आर के सिंह आज हमारे साथ हैं लखनऊ से। डॉक्टर आर के सिंह इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं लखनऊ में। बहुत सारे इन्होंने केसेस ठीक किए हैं। आज हमारे साथ हैं एक बार फिर से, क्योंकि इन्होंने पहले लॉकडाउन में भी हमारे साथ एक लेक्चर किया है और वो भी बहुत जिसकी तारीफ हुई। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा फिर से हिंट दे देता हूँ कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी। तब से ये लगातार सीएमई, हेल्थ कैंप्स, होम्योपैथी के लिए और बहुत सारे काम लगातार करते आ रही है। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन को थोड़ा बढ़ाने की और कोशिश कर रहा हूँ। हमारे प्रेसिडेंट सर डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह सर भी हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह सर हमें आगे बढ़ने का आदेश दें ताकि हम आगे की कार्रवाई पूरी कर पाएँ। डॉक्टर डॉक्टर सिंह बीपी सर। सिंह पैटर्न हमारे आर के सिंह आज के स्पीकर, डीएचएमए की कार्यकारिणी के सभी सदस्य और डीएचएमए के सभी मेंबर्स। आज 38वीं में मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ और आज का लेक्चर बहुत बढ़िया है। जैसे जो infertility due to various etiology होम्योपैथी, ये इस पे बहुत कम ही डॉक्टर काम करते हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर आर के सिंह ने अच्छा काम किया है और आज आपको सबको बहुत फायदा होगा। थैंक यू। डॉक्टर दीपक शुरू कराइए। थैंक यू सर। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के आप सभी लोग मेंबर हैं और मैं चाहता हूं कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन को और आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी जानकार हैं जो डीएचएमए को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको प्लीज़ बताइए। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने प्रोसेस और भी आसान कर दिए हैं। सिर्फ वेबसाइट पर जाना है dhma.in पर और सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भरना है। हमारी पूरी टीम जिसमें डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर नुपुर, डॉक्टर पूनम गर्ग, उसामा, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर साक्षी गुप्ता, सब आपके साथ हैं। आज भी हमारे साथ में हैं और हम चाहते हैं कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन एक वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बने। आप सब लोगों को बता दो कि हमने दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की जो वेबसाइट है उस पर आपका एक पेज क्रिएट करवाया है। जैसे ही आपकी आईडी अप्रूव होती है, आपका एक अलग से पेज होता है जिसमें आप अलग से ब्लॉग्स लिख सकते हैं, कोई आर्टिकल लिख सकते हैं या कोई केसेस के डिस्कशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी हमारे ग्रुप हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के जैसे फेसबुक को यूज़ करते हैं ऐसे अपने प्रोफाइल को आप कंप्लीट करके उसको भी शेयर करना शुरू करिए। हम लोग आगे आने वाले टाइम में आर्टिकल्स जितने भी होंगे वो सब रिव्यूड आर्टिकल्स होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने आर्टिकल्स अपने आप किसी भी लैंग्वेज में डाल पाएगा। हम लोग उसको एक रिव्यू करेंगे, उसकी एक कमेटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी आर्टिकल्स डलेंगे वो बहुत अच्छी तरह से रिफाइन होंगे ताकि आप सब लोगों को एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल सकें। और एक अच्छे आर्टिकल्स आप लोगों से अनुरोध है कि लिखिए। जो भी कोई कमी होगी तो उसके लिए हम लोग हैं, आपकी मदद करेंगे और आप लोगों को आर्टिकल लिखने में भी हेल्प करेंगे। तो आज मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बार डॉक्टर आर के सिंह सर का। डॉक्टर आर के सिंह डॉक्टर फाउंडर हैं आर के सिंह इनफर्टिलिटी सेंटर लखनऊ से। ये हमारी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के प्राइमरी मेंबर्स हैं। मैं जितने भी लोगों को कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ली है लेक्चर्स के लिए, अगर कोई भी आगे आना चाहता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। हम जैसे भी शेड्यूल होगा हम ज़रूर आप लोगों को इनवाइट करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी नॉलेज आपस में बटे और होम्योपैथी का जो विस्तार है वो सब लोगों के साथ एक सा हो। डॉक्टर आर के सिंह सर ने हमें पिछली बार इनफर्टिलिटी के बारे में बहुत अच्छा बताया था। आज हमें वो बताने वाले हैं कि जो डिफरेंट ईटियोलॉजीज़ हैं और ऐसी ईटियोलॉजी जिनकी कुछ कारण भी शायद इनफर्टिलिटी की बुक्स में नहीं लिखा होगा, वो होम्योपैथी से कैसे क्योर होते हैं। कुछ केसेस हैं सर के पास जो आज डिस्कशन करेंगे। तो डॉक्टर आर के सिंह सर, पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहता हूं कि बिना देरी के आप प्लीज़ अपना लेक्चर शुरू करिए।
आज हम लोग बेसिकली इस बात पर सब्जेक्ट पर बात करने के लिए बैठे हैं, केसेज ऑफ इनफर्टिलिटी ड्यू टू वेरियस एटियोलॉजीज क्योर्ड विद होम्योपैथी। उद्देश्य यह है कि जो डिफरेंट एटियोलॉजीज हैं, खासकर इनफर्टिलिटी में, जब जो डोमिनेंट पैथी है वो एलोपैथी है। होम्योपैथी में लोग इनफर्टिलिटी के बारे में सोचते ही नहीं है कि होम्योपैथी भी कुछ कर सकती है। और अगर वाकई में ये अवेयरनेस लोगों में आ जाए कि होम्योपैथी इसके लिए बहुत ज़ोरदार हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा पीड़ाओं से लोग बच जाएंगे। ढेरों केस जो आईवीएफ में जा रहे हैं उसमें से नहीं जाएंगे। और ये इसलिए आवश्यक है कि इन सारी चीज़ों पर हम लोग आपस में डिस्कशन करें, बात करें। तो डॉक्टर दीपक के केस पर जाते शेयर स्क्रीन करने का ऑप्शन इसमें ओपन है हमारे लिए? जी सर, ओपन है, आप शेयर स्क्रीन कर सकते हैं आराम से। इसके अंदर फाइल्स है। कंप्यूटर हमारा ये शेयर कंप्यूटर साउंड से हो, कहाँ से होगा? सर बिल्कुल नीचे की तरफ बीच में एक ग्रीन कलर का बटन होगा शेयर स्क्रीन करके। नहीं, हाँ, शेयर स्क्रीन तो हमने कुछ किया। शेयर स्क्रीन के बाद उसमें आ रहा है बेसिक एडवांस फाइल्स। तो ये किस पर जाऊँगा? नहीं, आपको अपनी पावर पॉइंट दिखाई दे रही होगी जैसे आपने शेयर स्क्रीन किया होगा। पावर पॉइंट तो हमारी कंप्यूटर के अंदर होगी, उसको खोलना पड़ेगा मुझे। हाँ सर, वो पहले ओपन कर लीजिए। पहले उसको ओपन कर लें? हाँ जी, पहले उसको ओपन कर सर लीजिए। एक्चुअली वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो हेलो, हाँ जी सर। आप वॉइस आ रही है फुल क्लियर? जी अच्छा, एक सेकंड में इसको फिर सर से थोड़ा सा क्लियर नहीं है वॉइस आप। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लियर। अब आपकी थोड़ी सी आवाज़ हमारी क्लियर हुई या अभी नहीं? इसमें जी थोड़ा सा करिएगा कि खोल है। जी सर। अब ये खोल रहे हैं पावर पॉइंट। अब खोल लिए हैं। अब रूम पे जाके मैं फिर सभी लोगों को बता दूं कि जो लोग भी कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो प्लीज़ चैट में लिखते रहिएगा। हम बाद में सर से क्वेश्चंस पूछेंगे और कोई भी लिमिट नहीं है सर के लिए भी और आपके लिए भी कि हमारा जब तक डिस्कशन पूरा नहीं हो जाएगा हम लोग यहीं पर हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे पैटर्न सर डॉक्टर वीपी सिंह सर का। नमस्कार सर। डॉक्टर दीपक, इसमें मैंने अपना पावर पॉइंट तो खोल लिया। अब शेयर स्क्रीन कैसे करेंगे इसको? सर आप दोबारा से जूम पे जाइए। हाँ, जूम पे तो गए। उस शेयर स्क्रीन हमने कुछ किया तो इस पे आया बेसिक एडवांस फाइल्स, हाँ जी, ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा जो आपको पावर पॉइंट दिखाई दे रही होगी आपकी। ना, अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओके इसे बंद करके सेव करूँ क्या? देखिए, शेयर स्क्रीन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं हाँ, तो आपके पास ऊपर लिखा होगा बेसिक एडवांस और फाइल्स। लिखा हुआ ठीक है सर, उसके नीचे देखो आपको कहीं पावर पॉइंट का बॉक्स दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद आप फाइल्स पे चले जाइए। फाइल्स पे गए तो फाइल्स पे गूगल ड्राइव, डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स ये दिख रहा है। ओके सर, आपकी इसका मतलब पावर पॉइंट ओपन नहीं है पहले से। नहीं, अभी हमने जस्ट ओपन तो किया है ये। ओपन किया है ना? हाँ, और सर आना चाहिए। दिख रहा है। और क्या करें फिर? या फिर से आउट होकर फिर से ज्वाइन करें क्या? नहीं सर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और आपने पावर पॉइंट को मिनिमाइज किया हुआ है? पावर पॉइंट को मिनिमाइज नहीं किया था, अब कर दे रहे हैं। कर दीजिए। कर दिया। फिर से जूम पे आइए, जूम पे शेयर स्क्रीन करिए। फिर एक सेकंड फिर से इसको लॉक करके अब शेयर स्क्रीन जूम पे करते यहाँ पे हैं। आपके बेसिक आ लिखा गया, हुआ आ है। गया, बिल्कुल आ आ गया गया, ना? आ जी। गया।
हाँ ये आ गया। जी सर आ गया। अब इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। हाँ अब तो ठीक है, फुल स्क्रीन ही है या नहीं है अभी आपके पास? नहीं हमारी तरफ नहीं है सर अभी। कुछ ऐसा हो गया। अब हुआ? हाँ बस अभी नहीं हुआ। आपकी तरफ से फुल स्क्रीन है? हमारी तरफ से फुल स्क्रीन है। सर इस पे चलिए। स्लाइड पे डबल क्लिक करके देखिए। किस पे? ये जो सेंटर आपका पॉइंटर कर्सर है जो स्क्रीन के बीचों बीच, इस पे डबल क्लिक करके देखिए। नहीं नहीं सर इससे नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, जो कंप्यूटर में आपका बटन है F5, या तो वो प्रेस कर दीजिए। F5। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। उससे भी हो जाएगा। हाँ जी यार अभी कब आ गया दीपक, सर। आपसे मुझे इसकी क्लास लेनी पड़ेगी लगता है। बिल्कुल लेंगे। पहले आप आज हमारी इन्फिनिटी की क्लासेस ले लो, बाकी हम इसकी क्लास तो आपको बहुत अच्छी से सिखा देंगे। ठीक है सर शुरू करिए प्लीज। तो हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट एटियोलॉजीज पर। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने दो केसेस हमने लिए हैं पीसीओएस के। दूसरा एक जो हमारा एक डोमेन रहा है, डॉक्टर दीपक जानते हैं, ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके दो केसेज हैं, तो इस पर हम लोग बारी बारी जाएंगे। पीसीओएस का ये जो पैथोलॉजी है, इस पर हम नहीं जाते, सीधे केस पे ही पहुंचते हैं, क्योंकि ये तो सभी को मालूम है, सभी डॉक्टर्स को। This is a case. This is a 24-year banker, married 4 years back, wanted to conceive, came to us. She was being treated at SGPGI लखनऊ। उनका SGPGI में ट्रीटमेंट चल रहा था काफ़ी दिनों से। किसी ने बताया तो वो होम्योपैथी में आई। सबसे पहले तो होम्योपैथी में आकर के आदमी ये सोचता है कि होम्योपैथी में संभव है कि नहीं संभव है, हमको होम्योपैथी में इलाज कराना चाहिए या नहीं। खैर उनको समझ में आया, वो मेरे पास आई। And she was being treated at SGPGI and well-diagnosed case of infertility due to PCOS. She has hairs on face, acne, and scanty menses. Her report also revealed blocked fallopian tube at femoral level. She has been subjected to hydrotubation. Left tube was blocked along with PCOS. She has been subjected to hydrotubation by Alopecia to open fallopian tube. दो बातें मेरे समझ में नहीं है, आप सबके पास ऐसे केसेज आते होंगे। एक तो इन ऑलमोस्ट एवरी केस, whether TB gold positive or not, they used to give ATT. In most of the cases, they used to give ATT in all cases of blocked fallopian tubes. अगर fallopian tube कहीं भी blocked मिलता है तो जरूर ATT दे देते हैं। Second thing, hydrotubation. I don't know how much percentage gets successful with these things, but many patients I have who have been given all these treatments, ATT as well as hydrotubation. That is a rule. जैसे पूजा करने में पंडित जी बताते हैं ये मंत्र ये उठा करके यहाँ रखिए, ये पत्ता हाथ में लीजिए, लाइक दैट ए रिचुअल्स टाइप का हो गया है, विदाउट हैविंग एनी साइंटिफिक एविडेंस। कुछ नहीं होता, बट दे कंटिन्यू इट। So she was subjected to hydrotubation by Alopecia to open the fallopian tube, but no result was gained. Family history: mother had similar problem, otherwise no significant family history. So we took the case in detail and rubrics taken for repatriation: mind, fear, high places, anger, trembling with, consolation, ameliorate, and hope. She was very helpful and positive patient. One more thing which I have noted, in all cases of infertility, almost all cases of infertility, couple becomes disappointed due to increased peer pressure and social pressure and all these things. इतना ज़्यादा वो मानसिक तनाव में आते हैं कि अगर इस मानसिक तनाव को, इस स्ट्रेस को हम कम कर ले जाएं तो आधी विजय वहीं हो जाती है। बट शी वॉज वेरी होपफुल एंड वेरी पॉजिटिव लेडी। So these are reports taken for repatriation. Irritability before menses, stomach nausea before menses. This was very prominent symptom. Mammy sore painful at the beginning of menses. Genitalia female, menses scanty. Genitalia female, sterility. In many cases I have taken
this symptom, genitalia female sterility, though it's a general symptom, but many times I have found it useful while repertorizing for cases of infertility. This was the case was repertorized on HomePath software. This is a report before treatment, HSG. I think it is visible. दिख रहा है सबको? Right tube is patent, left femoral block. This is reports from treatment card from SGPGI. They have diagnosed it as PCOS. This is follicular study from in Lucknow. As it is not so clear, but it has been written that no dominant follicles, so they left this in between. These are the different hormonal. Istanbul via another hormones. These are FSF and LH level. This is also in the report. The case was repertorized and first prescription was given on 10/12/2018. Natrum Mur 1 mg, 3 doses given, followed by CPR 0/3 thrice a day for 1 month. Diet and exercise are also advised. One very important I would like to mention, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए और मुझे लगता है इसमें इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैंने ये पाया कि अगर इनफर्टिलिटी के अंदर स्ट्रेस को हम मैनेज कर लेते हैं तो हार्मोनल बैलेंस पर उसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाइपोथैलेमिक ओवेरियन पिट्यूटरी एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस का इम्पैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है और ये ऑलमोस्ट हम अपने सारे पेशेंट्स को लिख के देते हैं कि आपको कोशिश करें कि स्ट्रेस से दूर रहें। हालांकि सामान्य गृहस्थ के लिए जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस दूर करना बड़ा आसान काम नहीं होता है, कह देना तो हमारे लिए बहुत आसान होता है। छोटी सी लाइन हम लिख देते हैं, तनाव से बचें, और वाकई इससे बचना बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैंने ये पाया अपनी प्रैक्टिस में कि जो लोग कम स्ट्रेस लेते हैं, थोड़ा मस्त टाइप के हैं, होपफुल ज़्यादा हैं, दे गेट वेरी फास्ट सक्सेस। ये जो केस है हमारा, इसके साथ ही एक और बैंकर थी, सिवा वो दोनों एक ही बैंक में काम करते थे, तो दोनों मेरे पास आए थे और वो पहली बैंकर थी। फॉर्चुनेटली शी बिकम्स प्रेग्नेंट आफ्टर 20 डेज, 20 या 25 डेज के बाद उसने मुझे बताया, सर ये मुझे पॉजिटिव हो गया प्रेगनेंसी। तो ये चूंकि उसकी दोस्त थी तो 2 महीने बाद ये आई, तो उसने कहा सर आप मुझे लग रहा है फर्जी दवाई दे रहे हैं, बताइए उसको तो 25 एक ही महीने में वो प्रेग्नेंट हो गई और मुझे तो नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा लो तुम्हें हम असली दवाई देते हैं। मैंने मजाक में यही कह दिया, तो शायद ऊपर वाला सुन रहा हो और शी बिकम्स सक्सेसफुल। तो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वाज गिवन लाइक दिस। Second visit was on 11/1/19. No vomiting, nausea. First it was improvement, no backache. CPR 0/3 thrice a day given. Third visit 11 February 19. Menses does not appear, so, and no medicine was given. I advised her to go for test. So see, on 25th February 19, patient came with a report of pregnancy positive. So this is USG, single live uterine fetus, 7 weeks old. It was ultrasound done after 7 weeks. Because she did card test at home, I advised her to wait for this. One more thing I would like to mention. एक चीज़ जो हमने खास महसूस की है कि अगर होम्योपैथिक दवा से सफलता मिलती है, शायद डॉक्टर दीपक भी इस पर खूब काम कर रहे हैं, उनको आइडिया होगा और दूसरे लोग भी करते ही हैं काम, कि मैंने ये पाया कि करीब 10-15 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था और उससे कई 4-5 केसेस को मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही आदमी होम्योपैथी से सफल होता है, जैसे ही वो प्रेग्नेंट होता है, इमीडिएटली ही यूज्ड टू रन टू गायनिक्स
कि आगे का एनसी केयर के लिए तुरंत भाग जाते हैं। ऐसे केसेज में गायनिक्स का जो एलोपैथी का सिस्टम ऑफ मेडिसिन है कि वो तुरंत ही उनको एक्सटर्नल हार्मोन देना शुरू कर देते हैं। बिना हार्मोन दिए उनका काम नहीं होता, उनका सिस्टम ही वही है। और ऐसे कई केसेज हमारे पास 4 से 5 केस ऐसे हैं कि उनको बहुत जल्द अवॉर्ड कर जाते हैं, ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो मैंने उन सबसे कहना शुरू किया कि कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर आप बिल्कुल ही गायनिक्स के पास मत जाइए। हालांकि फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो चले ही जाते हैं, क्योंकि और उसके बाद एक्सटर्नल हार्मोन दिया जाता है। मुझे ये लगता है, एक मेरे मन में विचार आता है डॉक्टर दीपक, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम देते हैं वो हम कोई हार्मोन्स तो दे नहीं रहे होते हैं, हम तो एक्सटर्नल हार्मोन दे नहीं रहे होते हैं, हम मेडिसिन देते हैं जिससे हार्मोनल बैलेंस इक्विलिब्रियम में आता है। दैट्स व्हाई देयर इज प्रेगनेंसी। सो व्हाट हैपेंस कि दे गिव एक्सटर्नल हार्मोन, और जब एक्सटर्नल हार्मोन दे देते हो तो मे भी कि वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता हो और हार्मोन्स की फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से अबॉर्ट कर जाता है। ऐसा मुझे लगता है, एक मन में मेरे विचार आया, एक हाइपोथेसिस आई कि 4-6 केसेस मेरे ऐसे हुए हैं। तो आई स्टॉप सेइंग कि भाई आप लोग एक बार प्रेग्नेंट हो जाएं तो 2-3 महीने वेट कर लीजिए, ऐसे भी कोई बहुत ज़्यादा उनका रोल बचता नहीं है। बाकी अगर जब लेबर कराना होगा तो हम आपको भेजेंगे ही किसी के पास। जी, एक्चुअली डॉक्टर साहब हो क्या रहा है कि हम लोग जैसा आप जानते हैं 2008 से ऑर्बिट क्लिनिक पीसीओएस पे काम कर रहा है, हाँ, बिल्कुल। और इतने सारे केसेस देखने के बाद हमने जो कंक्लूजन निकाला उसमें यही है कि जिन फीमेल्स ने पीसीओएस या पीसीओडी या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के लिए जब भी हार्मोनल थेरेपी ले ली और वो 1 साल से ज़्यादा या 6 महीने से ज़्यादा ले ली, तो उनको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल है, यस। अगर हमारे पास इनिशियली फर्स्ट 3 या 4 मंथ्स में आ जाता है केसेस, या ऐसे केसेस जो बहुत जल्दी आते हैं तो बहुत जल्दी ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली हार्मोन पे काम नहीं कर रहे, हम लोग काम कर रहे हैं कि हार्मोन क्यों बिगड़े उनको ठीक करना है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सेम केसेस इनफर्टिलिटी में भी हो रहा होगा। हम लोग पीसीओएस के जब केसेस आते हैं तो इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पीसीओएस की, तो बहुत सारे हमारे पास इनफर्टिलिटी के आ रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले यही समझाते हैं कि आप ये समझो कि इनफर्टिलिटी जो है वो कोई गेम नहीं है, बिल्कुल। ये गेम नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और बहुत सारे हमने जब काउंसलिंग करी, और मेरे पास एक केस आया था जिसमें से 3 आईवीएफ फेलियर के बाद मैंने जब उसकी काउंसलिंग करी तो उसको एक्चुअली ये नहीं पता था उन दोनों कपल्स को कि एक्चुअली प्रेगनेंसी कब और कैसे किस टाइम पर होती है। हाँ, तो हमने सिर्फ यहीं पे काउंसलिंग करी और तीसरे महीने प्रेगनेंसी हो गई। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें। तो खैर तो इसके मैं बारे में डिस्कशन करेंगे सर। मैं चाहता बिल्कुल हूँ अभी बिल्कुल। पहले आपके केसेस ज़रा हाँ, पूरे हो जाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये चूंकि मन में बात आ गई तो मैं भूल न जाऊँ, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। जी ठीक है। सर। तो ये उसका ये रहा, और उसके बाद ये रहा है 11 वीक्स के बाद ये फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड उसका कराया गया था। उसकी ये रिपोर्ट है, सिंगल लाइफ फीटस आफ्टर 11 वीक्स। ये लेडी है जो हुई है, और ये है बच्चा। ये है मीठी गोली का उत्पादन। इसके बाद एक और केस है जो ये इन्होंने जाकर के उस पर प्रैक्टो पे या लाइब्रेरी कहीं लिखा था, और एक बड़ी मजेदार शब्द इसमें इन्होंने लिख दिया है, कंटिन्यू मेनी डिक्टेटर्स मेडिसिन। ये पढ़कर हंसी भी आती है और लगता है कि सही बात है, कुछ हद तक इस शब्द का अर्थ सार्थक होता है। तो बिना किसी सोच विचार के जो दवाइयाँ चलती रही उसका रिजल्ट उनको बहुत रहा है। इसके अलावा एक और केस है हमारे पास जो पीसीओएस का ही केस है, दूसरा केस है। फॉर्चुनेटली ये केस मेरे पास फर्स्ट हैंड आया, जो अब दूसरा केस मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये तो एसजीपीजीआई का केस था जो आपको मैंने दिखाया। दूसरा केस ये फर्स्ट हैंड मेरे पास आया, मेरे रिलेटिव ही थे, तो ये मेरे पास सबसे पहले आ गए, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी आसानी रही, जैसा कि डॉक्टर दीपक कह रहे थे। क्योंकि जब ढेर सारी एलोपैथिक ड्रग्स दे दी जाती हैं तो उसमें ये जैसे मेंसेस नहीं हो रहा है या रेगुलर मेंसेस है, तो मेंसेस लाने के लिए दवाइयाँ दे करके उसको विड्रॉल ब्लीडिंग करा देते हैं, पर पूरी हार्मोनल एक्सिस कंप्लीट नहीं होती। दैट्स वाई द रीजन की ये है जो जैसा कि डॉक्टर दीपक मेंशन कर रहे थे। और दूसरा ये है कि ढेर सारा ड्रग्स करते 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 वो ड्रग डिजीज भी बन जा रहा है। दिस इज केस नंबर 2। A young lady of 25 years age, married 3 years back, came to us, having history of irregular scanty menses, nullipara, had a spontaneous abortion 2 years back. 2 साल पहले उसको एक अबॉर्ट कर गया था, और now they wanted to have child. She had scanty menses,
Here on face USG revealed bilateral enlarged ovaries with multiple small cysts, suggesting polycystic ovaries. This is ultrasound not so clear. As I told you, I am not technically so prudent. I have to learn so many things, so it becomes little hazy. The multiple polycystic appearance was written in conclusion, and multiple cystic areas are seen in both ovaries. Polycystic appearance. This was the ultrasound before treatment. Past history, nothing specific. Family history, father healthy. I think one slide is missing there. Acha, no, it's okay. Past history, nothing specific. Family history, father healthy. Mother has polycystic tummy. Physical generals, aversion to milk, desires sour food, thirst, thirsty. Rubrics taken for repertorization. Mind weeping, fearful mood. Ameliorates symptoms. Consolation aggravates. Company aversion to, desires solitude. To indulge in her fancy. Zenality, warm aggravates. Cold becoming ameliorates. Genitalia, female, menses irregular, menses scanty. This was the repertorization done with Homepath. Prescription. On 20th December 2019, Natramur 203 doses every 15th day, followed by placebo for 1 month. It was given. So she came on 23rd, 2020. 23rd January 2020, she came to us. So told us he feels better in all respects. Menses has appeared, better in quantity and duration. Then placebo was given for 1 month. We waited for 2 days. On 20th February 2020, she came again. No further improvement. She reported nothing. No improvement is there. कुछ भी नहीं हुआ है अभी. Then Natramur 203 doses given, followed by placebo. Placebo दिया गया, Natram 203 doses देकर छोड़ दिया गया. Then on 28 February 2020, she informed about pregnancy. She did it on home. So positive card test was reported. Ultrasound was repeated after 12 weeks of pregnancy. Single live fetus of because of lockdown and all these conditions, she was not able, as she was residing in a remote village, so didn't came before this period. So she came after 12 weeks of pregnancy. So this is ultrasonography report. Single live fetus of 12 weeks, 2 days plus minus 1 week. And she is the patient. She is continuing. Patient is under antenatal care currently. This is the case, very interesting case, secondary infertility due to bilateral fallopian tube blockage. In case of, we have many fallopian tube blockage cases. Sometimes they have been subjected to IVF also. ढेर सारे हैं. और आप जानते हैं जैसा कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अंदर ये ज़्यादातर इसके काजेज में है सीजरियन सेक्शन. Cesarean section is one of the cause of bilateral fallopian tube blockage. तो इस लेडी का सीजरियन सेक्शन भी हुआ था और PID और दूसरे काजेज आप जानते हैं, इसके ढेर सारे काजेज हैं. बट सीजरियन इज वन ऑफ द कॉमन काजेज नाउ डेज. अब सभी बच्चे, कोई भी नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं है, सबके सब सीजरियन होते हैं. ऐसे में ये सीजरियन सेक्शन ही इसमें मुझे समझ में आता है कि अदरवाइज शी वाज वेरी हेल्दी एंड शी हैड नो प्रॉब्लम. This is the case. Present complaints: a lady of 36 years came to our center for complaints of secondary infertility. She had a son but wanted second issue. उनके एक बेटा था, बट उनको लगता था कि वो अकेला है. वो कंप्लेन करता था कि मम्मी मेरे साथ खेलने वाला होना चाहिए. तो उनको फील हुआ कि why not to have a second issue.
She had history of cesarean section. Her HSG revealed bilateral femoral block. One more interesting cheez, she had low AMH 1.47 only. आप सब जानते हैं अगर एंटी मोलेरियन हार्मोन या AMH 2 के नीचे चला जाए तो इसको IVF का केस समझा जाता है। इवन IVF वाले 2 के नीचे का केस IVF में भी नहीं लेते, उसके लिए फिर वो बोलते हैं कि आपको ओवम डोनेशन से लेना पड़ेगा। यानी 2 के बिलो अगर है तो ये मानते हैं कि ओवम क्योंकि उसके जो अंडे बनेंगे वो हेल्दी नहीं होंगे, इसलिए वो 2 के बिले वालों को IVF नहीं देता है। पर मीठी गोली से कुछ भी होता है। मेरे पास AMH एज लो एज 0.29 भी है, कभी समय मिला आपको केस भी दिखाऊंगा। and she is pregnant and successful. So she had also another condition, that is low AMH level. Age was 36 years. तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है AMH लेवल और ओवेरियन रिजर्व तो कम होता ही जाता है। She was having history of hypothyroidism and currently on anti-thyroid treatment from allopathy. Past history chikungunya, 4 years back she had chikungunya. Family history, father diabetic, mother diabetic, both were diabetic. This is HSG report. Bilateral femoral block. I think this is clear. This report is clear. So this is femoral bilateral block. This was treatment given by the gynacs. Hydrotubation, if you see here in the lower line, it is hydrotubation was done, but as I told you, hydrotubation के response बहुत ही poor हैं, इसमें भी कुछ नहीं हुआ, ट्यूब वैसे की वैसी ब्लॉक हो गई। इनका थारोली केस टेकिंग किया गया और उसके बाद इनका रिपर्टराइजेशन किया गया। Mind absorbed, buried in thoughts, indignation, cares खुला, genitalia female sterility, menses scanty, chest perspiration, axilla profuse. This was the rubric taken for repertorization. This is repertorization chart. Prescription. First prescription was done on 18 January 2020. Sulfur 203 doses given, followed by placebo. Here I would like to special mention about the thiophenamine 3x. I used to give it to almost every second patient of fallopian tube blockage case. So thiophenamine 3x 1 time twice daily given for 1 month. This was given to almost. Thiophenamine is very good drug, you know, there has been lot of written in regarding this thing. On 22nd February 2020, she came to us and reported that she feels better. Placebo was given along with thiophenamine for 1 month. She came on 20th March 2020. No further change in mental or physical plane. Sulfur 203 dose given along with placebo. Now thiophenamine was stopped. It was for just 2 months. I used to give it to just for 2 months. No, she came on 11/4/2020. No change noticed. So we raised the potency of sulfur. Sulfur 1 m 3 doses was given along with placebo for 1 month. On 20th May 2020, 22nd May 2020, patient reported pregnancy positive by CART test. She reported that she did CART test and pregnancy positive. So she was advised to go for beta HCG. Beta HCG was also positive. She went for beta HCG and it was positive. This is USG, single live pregnancy of 8 weeks. This is C patient. She is Deputy Director in Environmental Ministry of Government of India. Patient is still under our care.
Now I am going to talk about a case, blocked fallopian tube case. This is fastest cure by homeopathy. हम लोगों के ऊपर एक चीज़ ये हमेशा ही आरोप लगता है साहब, होम्योपैथी वाले बहुत लंबा इलाज करते हैं, बहुत दिन इलाज करते रहते हैं, फ़ायदा नहीं होता, बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, और लोग ये सोचते हैं साहब होम्योपैथी में बहुत टाइम लगता है। तो ये जो केस हमारा है, दिस इज फास्टेस्ट सक्सेसफुल केस, बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में ये सफल हुआ केस। जितने भी केसेज आज तक हमने ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब के किए हैं उसमें सबसे फास्ट टाइम था। आइए चलते हैं केस नंबर 4। दिस इज ऑल्सो ए केस ऑफ ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब। ये दीपक की पड़ोसी है लेडी। young lady came of 28 year came to our center for primary infertility. Married since 2 years. She was diagnosed to have bilaterally blocked fallopian tube. Her menses were regular but scanty and lasted for 2 days. Husband was normodorsally. I forgot to mention in all these cases which I have mentioned, husbands were all normal. There was no problem from them, and all other the differential diagnosis of PCOS was ruled out. So now this is case of blocked fallopian tube. Past history nothing specific, family history no disease history, mother was also heavy so no disease history. Rubrics taken for repatriation. Desire for company, alone while aggravate. Fear dark, indignation bad effect following. ससुराल का माहौल कुछ ऐसा था कि वो रोज ही उस प्रेशर में रहा करती थी। डिजायर टू ट्रेवल, शी ऑलवेज वांटेड टू ट्रेवल, मेंसेस स्कैंटी। Perhaps I forgot to mention this repatriation chart. I forgot to add it. Sorry for that. So first prescription was done, tuberculinum 1 ml, 1 dose followed by phosphorus 30, to be given after 15 days. Thiocinaminum 3x into 1 tab twice for 1 month. It was given on 29th June 2019. On 30th July 2019, patient reported missed menses. उसने बताया कि हमको मेंसेस नहीं आया इस महीने, तो उसको कहा गया कि आप कार्ड टेस्ट करके एक बार देख लो। उसने किया और शी रिपोर्टेड कि कार्ड टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी वाज पॉजिटिव। This is report. This is ultrasound after 6 weeks of pregnancy and she is NCR. That's why I said कि दीपक की पड़ोसी है, क्या पता दीपक ही उसको मिले हैं, because she didn't turned up again and हम लोगों को उसने फोन पे बताया कि she has delivered a baby boy. It was 14th September 2019. Single intrauterine sac of 6 weeks plus minus 7 days was reported. So this was fastest cure in case of blocked fallopian tube, just 1 month. हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब को ऑलमोस्ट एवरी को धीरे धीरे हर केस को कभी पहले या थोड़े दिन लगा के इलाज कर दें, हाइड्रोट्यूबेशन कर लें, हो सकता है कुछ दिन के लिए एटीटी दे दें, पर अल्टीमेटली दे हैव टू रेफर हिम टू फॉर आईवीएफ। अगर ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब को होम्योपैथी से हम ठीक कर पाएँ तो ढेर सारे आईवीएफ की अग्नि से बचा पाएंगे। आप जानते होंगे, हम सबके आपके सबके पास आते हैं इससे जैसे कि जो आईवीएफ के पेशेंट्स होते हैं, खासकर लेडी, इस तकलीफ से जो आर्थिक समस्याएं हैं उसके साथ जुड़ी हुई, जो फाइनेंशियली जो बहुत महंगा है वो तो एक अलग चीज़ है, उसके साथ साथ जो फिजिकल पेन है वो बहुत एक्सटेंसिव होता है। कई बार जो हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं उसको हम ऐसी लेडीज हमारे पास आई हैं जो 6 महीने तक उसकी बनी हुई गांठ बन जाती है, एक नॉट बन जाता है जहाँ जहाँ लगता है, और वो पेनफुल रहता है बहुत दिनों से। और जितनी तकलीफ, जितना संघर्ष एक महिला बच्चे के लिए उठाती है, यकीन मानिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम पुरुषों में किसी को भी इतना तकलीफ उठाना हो तो बिल्कुल निश्चित समझिए कोई आबादी नहीं बढ़ेगी, एक भी बच्चा पैदा धरती पर नहीं होगा अगर किसी पुरुष को ये सब तकलीफ देना हो। इसीलिए माँ की जो शक्ति है वो बहुत
अदम्य है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो खैर ये केस था हमारा। Patient was in NCR, hence took further advice from nearby gynecs and delivered baby boy. She informed us on phone. तो ये दीपक के अंडर में पहुंच गई, दीपक ने इसको बेटा पैदा करा दिया। तो ये एक हमारा ये लास्ट केस था। कुछ चीज़ जो हमने महसूस किया अपनी प्रैक्टिस में, जो मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपने एक्सपीरियंस में मैंने पाया, आप लोगों से बताना मुझे ठीक लगता है। स्ट्रेस इज द मेन ऑब्स्टिकल टू क्योर इन इनफर्टिलिटी। मुझे ऐसा लगा कि स्ट्रेस कई बार प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर भी हो सकता है और स्ट्रेस कई बार एनहांसिंग फैक्टर भी होता है, बल्कि मेनी टाइम्स एनहांसिंग होता है। स्ट्रेस का रीजन एक तो होता है कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आप सब यहाँ हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, कि मैं भी इस तकलीफ से पीड़ित रहा हूँ। मेरी पत्नी भी इस चीज़ से सफ़र करती रही है और मैंने देखा है कि मेरे सामने बैठा हुआ कुर्सी पर कोई भी बंदा, मेरा पेशेंट भी मुझसे 5वीं बार पूछ रहा होता था कि डॉक्टर साहब आपका बेटा किस क्लास में था, और जबकि उसको बिल्कुल मालूम होता था मुझे तो कि मेरा बेटा नहीं है। तो मुझसे पूछा करते थे। तो इस पीड़ा को मैंने भी महसूस किया है। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे एक बेटा है जो 12 साल का है करीब, तो वो भी मीठी बोली और डॉक्टर हैनीमैन के आशीर्वाद से ही है। कुछ ये कहिए व्यक्तिगत पीड़ा भी रही होगी जो मेरे मन में इसको लेकर कुछ ज़्यादा भावना उठी हो, पर ये चीज़ है कि ये जो स्ट्रेस है, समाज इतना अधिक स्ट्रेस देता है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली तमाम तरह के प्रेशर खासकर लेडी पे आते हैं और पुरुष पर भी आते हैं। सभ्य लोग, पढ़े लिखे लोग, सुसंस्कारित लोग जरा तरीके से पूछ लेते हैं, और जो असभ्य होते हैं या कम पढ़े लिखे हैं, गांव वाले देहाती टाइप के हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेते हैं। पर ये स्ट्रेस इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं आता रहता है। हमारा जो भारतीय समाज है इसके अंदर ये बहुत कॉमन फैक्टर है। तो मुझे लगता है पहले तो चीज़ ये है जो हम अपने मरीजों से ज़रूर कहते हैं, और मुझे लगता है आप सब इस चीज़ को समझेंगे, डॉक्टर दीपक भी शायद एग्री करें, क्योंकि इनके पास भी बहुत केसेज इस तरह के होते हैं। काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारे इतने प्रूडेंट जो है जूनियर है, ये दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन को काफ़ी ऊंचाई पर ले जाने के लिए जी जान से लगे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक ये फैक्टर है कि अगर इस स्ट्रेस को हम कम कर ले जाते हैं किसी भी तरह से, तो पेशेंट के अंदर होप देते हैं अगर, तो उससे जो एक तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हार्मोनल एक्सिस पर बहुत बुरा इफेक्ट स्ट्रेस का होता है, पर समाज से, परिवार से ये स्ट्रेस आता ही रहता है। तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मरीज स्ट्रेस किसी भी तरह से उसको आप समझा लेते हैं, उसको काउंसिल करते हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसा होता है जो दवा नहीं कर सकती, उसको काउंसलिंग से होता है। या पता लगा कोई आदमी यहाँ रहता है और पत्नी यहाँ रहती है और हस्बैंड जो है वो आर्मी में है, पता लगा महीने में, साल में एक बार आया। मेरे पास एक ऐसी भी क्वेरी आई कि भाई साहब कहीं दक्षिण अफ्रीका में रहते थे और उन्होंने मुझसे क्वेरी किया कि डॉक्टर साहब मैं 1 महीने के लिए आने वाला हूँ, तो आप मुझे कुछ ऐसी दवाई दीजिए 1 महीने में ही सफल हो जाए। तो मैंने कहा ऐसा तो करना ईश्वर के लिए संभव हो कि वो हाथ दिखाए वेद व्यास जैसा और एक बच्चा फट से गोद में आ जाए, ऐसी औकात तो हम लोगों की है नहीं आदमी की। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि ये तो जो सेकंड पॉइंट मैंने मेज किया है, मोर द एज लेस द चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस। आज की दुनिया में जैसा कि आप जानते हैं, कैरियर के चक्कर में लड़कियों की शादियां बहुत लेट हो रही हैं, लड़की लड़के दोनों की शादी बहुत लेट हो रही है। शादियां लेट होने के कारण 30 के बाद तो शादी हो रही है नॉर्मली, 30 के पहले शादी नहीं होती। और साइंटिफिकली ये प्रूवन फैक्ट है कि 30 के बाद धीरे धीरे फर्टिलिटी गिरती जाती है, फर्टिलिटी कम होती जाती है। ये एक प्रूवन फैक्ट है। अब शादियां ही 30 तारीख के बाद, 30 वर्ष की एज के बाद हो रही हैं, लड़के लड़की दोनों की। कई लोग तो ऐसे भी केसेज आए कि 35 ईयर्स के बाद शादी करते हैं। तो ऐसे के अंदर ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे सफलता, फर्टाइल होने की फर्टिलिटी कम होती जाती है और सफलता की संभावनाएं कम होती जाती है। और ये जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बीच में जिक्र किया, मेनी टाइम्स आई हैव नोटिस दैट पीपल व्हेन गेट सक्सेस फ्रॉम होम्योपैथी यूज्ड टू रन इमीडिएटली टू गायनेक्स। In such cases, many abortion has been noticed, as gynecologists used to start external hormones. मेरे कई केसेज हैं, 3-4 केस ऐसे होंगे
कि जो जैसे ही उनको होम्योपैथी से सफलता मिल जाती है तो उनको लगता है कि वाई नॉट टू गो टू गायनिकोलॉजिस्ट। जैसे वो जाते हैं तो मैं गायनिस्ट को भी दोष इसलिए नहीं देता हूँ कि वो उनके सिस्टम की चीज़ है, उनके सिस्टम में है तो वो करती हैं तो वो तुरंत ही एक्सटर्नल हार्मोन्स को सस्टेन करने के लिए प्रेगनेंसी को अपनी तरफ से देना शुरू कर देती है। और जो होम्योपैथी से जिसको प्रेगनेंसी हुई हो, अगर वो फर्स्ट 3 मंथ तक बिल्कुल ही गायनिकोलॉजिस्ट की मदद लेने की कोशिश ना करे तो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि एक्सटर्नल हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं। हमारे पास कुछ ऐसे गायनिकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर कि अगर ज़रूरत पड़ती है उनसे, उनके पास मैं पेशेंट भेजता भी हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैडम प्लीज़ कोई हार्मोन हमारे मरीज को मत दीजिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी सस्टेन कर जाएगी, 3 महीने बाद आपका जो करना वो करिए, फर्स्ट ट्रिमेस्टर कम से कम क्रॉस हो जाएगी। पर कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं वो नहीं मानते हैं, वो करते हैं, वो चले जाते हैं, और जब चले जाते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही खराब हो जाता है। कई बार हमने ये देखा है और लोगों को ये मैं बताता भी हूँ। जब शुरू में ही मेरे पास आते हैं तो उनसे कहता हूँ कि एक बार आप सफल हो जाएं तो आप ऐसा मत करिए कि अगर आपको तुरंत हार्मोन्स देना शुरू कर देंगे एक्सटर्नल तो उसका नुकसान मैंने नोटिस किया है। ये चीज़ नोटिस करने वाली है, आप सभी भी इस पर ध्यान दें। डॉक्टर दीपक से विशेष रूप से कहूँगा कि इस चीज़ को नोटिस करें कि वाकई में जब हमारी होम्योपैथी से लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत से लोग शुरुआती दौर में गायनिक्स के पास भागने लगते हैं, तो उस केसेज में कितने केसेज जो हैं अबार्ट होते हैं, एक डाटा बनाना जरूरी है। मुझे लगता है इस पर एक काम होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है, लोग भाग जाते हैं। और एक्सटर्नल हार्मोन का मे भी कि जो मैंने मेरे दिमाग में विचार आया आप लोगों से शेयर किया, मे भी कि हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से ऐसा होता हो कि अबार्ट कर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक शर्मा आपको मुझे चांस देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे लगता है कि जो आपने बातें बताई सर वो बिल्कुल सच है। हम लोग भी प्रैक्टिस में ऐसा ही कुछ फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज सभी लोग मेंबर्स हैं DHMA के, तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो चैट पे लिख सकते हैं, वरना अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं यहाँ से माइक ऑन कर दूंगा, हम डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। और एक सवाल आया है सर डॉक्टर अशोक मदान सर का, जो आपने पहला केस बताया उसमें CPS 0/3 के बारे में। तो ये एलएम पोटेंसीज को यूज़ करने का, हालांकि ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है होम्योपैथी में वेबिनार्स का या CMEs का या किसी भी सेमिनार का, कि पोटेंसीज कैसे यूज़ करनी है। तो CPS 0/3 का कुछ खास एक्सपीरियंस सर? CPS 0/3 स्टार्ट किया जब कई बार रिपीट करने की जरूरत होती है, तो LM पोटेंसीज आप जानते हैं सबसे बेहतर रहती है अगर कई बार रिपीट करने की जरूरत हो। तो इनिशियल प्रैक्टिस में तो मैं पोटेंसी में ही रिपीट करता था, पर धीरे धीरे हमने उसको LM पोटेंसीज में किया। LM पोटेंसीज का जैसे है कि कुछ पिल्स लेते हैं और उसके बाद उसमें वाटर ऐड करके थोड़ा सा 2-4 बूंद 10 बूंद उसमें अल्कोहल यूज करते हैं, तो ये एक डोज हो जाती है हमारी। इस तरह से करके हम बना के सारी डोजेज मरीज को देते हैं। ठीक है सर। जनरली सर आप जितने भी जो केसेस हैं इनफर्टिलिटी के, उसमें डाइट क्या रिकमेंड करते हैं? हाँ, बहुत बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जी, और मैं इनका नाम तो नहीं बता आपसे ही सकता, उम्मीद। लेकिन इनके फ़ोन पे नाम रेडमी के नाम से लिखा हुआ है। अच्छा, तो ओहो, जिसने भी पूछा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक ठीक है, बहुत अच्छा। सर डॉक्टर कुमार संभव, वो मेरे को नाम चेंज करना नहीं आया अच्छा सर। ओके, डॉक्टर कुमार, डॉक्टर कुमार। ओके, वेलकम डॉक्टर कुमार जी, सिंह। थैंक यू डाइट सर। का डाइट का कोई स्पेशल प्लान नहीं है। अगर पेशेंट बहुत ओबीज है तो आप जानते हैं कि ओबेसिटी में हार्मोनल डिसबैलेंसेस बढ़ जाते हैं। PCOS के केसेज में ओबेसिटी भी होती है और नॉर्मल ओबेसिटी में भी। तो हम लोग उनको सामान्य नॉर्मल रूटीन पे जो डाइट है वही रिकमेंड करते हैं, साथ ही साथ प्रोटीन डाइट थोड़ी बढ़ाने को कहते हैं। वो हमने लाभप्रद पाया है। बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें जैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हम लोगों को नहीं खानी चाहिए, वो रिकमेंडेड है। स्पेशल कोई डाइट प्लान जैसा खास चीज़ नहीं है। उनको इतना ज़रूर कहते हैं हम कि आप प्रोटीनेशियस डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, बाहर की चीज़ें पिज्ज़ा बर्गर इन सब चीज़ों पर मत निर्भर करिए, एक्सरसाइज करिए, ये सब चीज़ें बताते हैं। कोई स्पेशल डाइट प्लान नहीं है फॉर फर्टिलिटी, देयर इज नो स्पेशल डाइट। आई डोंट नो एनीथिंग स्पेशल दैट एनहांसेस द फर्टिलिटी। जी डॉक्टर VP सिंह सर। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर R K सिंह, पहले तो आपका स्वागत है DHMA में। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब जी सर। कि
एक्चुअली इस तरह के केसेस जो नॉर्मल केसेस होते हैं उनमें तो ठीक है, लेकिन इस तरह के जो परेशानी वाले केसेस होते हैं उसमें कुछ ओवुलेशन का कुछ एक पर्टिकुलर टाइम कोई कैलकुलेशन होती है जिससे हम लेडी को बताएं या उनके दोनों के टाइम पीरियड एक बता पाएं, इस तरह का कुछ होता है क्या कुछ? सर नॉर्मली जैसे कि पहले ट्रेडिशनल वेज में, अब एक तो तरीका ये है कि हम लोग फॉलिकुलर स्टडी कराएं, दूसरा फॉलिकुलर स्टडी हरदम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग टाइम्ड क्वेश्चन के लिए कहते हैं। टाइम्ड क्वेश्चन में क्या करते हैं कि 12th डे ऑनवर्ड 2-2 दिन के अंतर पर, हालांकि 4-5 दिन तक, 4 से 5 दिन तक जो है सीमेन वायबल होता है, लेकिन एग जो है 24 आवर में ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो टाइम्ड क्वेश्चन के लिए बात की जाती है उसमें ये होता है 12th डे ऑनवर्ड 2-2 दिन के अंतर पे हम लोग कहते हैं 4-5 बार, 4-5 दिन तक, यानी 12th डे, 14th डे, 16th डे, इस तरह से करते हैं। और अगर फॉलिकुलर स्टडी करा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए ओवुलेशन किट भी आता है, कई लोग उसका भी प्रयोग करते हैं, उससे पता लग जाता है कि ओवुलेशन किस दिन हो रहा है। तो ऐसा सब कर सकते कई केसेस में डॉक्टर साहब पीरियड ही उनका 8-8 एक हफ्ते 9 दिन तक चलता है, तो उसमें कैसे पॉसिबल होगा फिर, जब तक उसकी एंडोमेट्रियम जो है वो फुलफिल डेवलप नहीं हो पाएगी? जिन लोगों का बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड चलता है सर, उसमें थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। उनको फिर हम फॉलिकुलर स्टडी के लिए ही कहते हैं, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं हो पाता है कि कब से शुरू किया जाए, ये दिक्कत आती है, तो उसमें फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं सर। नहीं, एंडोमेट्रियम की थिकनेस तो तभी पता पड़ेगी फिर हमको। एंडोमेट्रियम की थिकनेस पता करने के लिए सर कोई जांच हम नहीं कराते हैं, हम तो इसे ही टाइम कराते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये अगर किसी की बहुत लॉन्ग चल रही है, ड्यूरेशन है, तो उसमें हम ये फॉलिकुलर स्टडी ही कराते हैं सर, और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मुझे लगता है मैं आप लोगों की इजाज़त है तो इस ओवुलेशन के बारे में मैं कुछ बताऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, ओवुलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर हम बुक की नॉलेज के हिसाब से जाएंगे तो बुक में जो लिखा होता है उसके अनुसार 28 डेज का नॉर्मल साइकिल होता है और 14th डे पर आपका ओवुलेशन होना चाहिए, ये सिर्फ बुक के हिसाब से। लेकिन बहुत सारे ऐसी फीमेल्स हैं जिनमें जो साइकिल है वो किसी का 21 डेज भी होता है और किसी का 52 डेज भी होता है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि उस फीमेल का जो साइकिल का पैटर्न है वो कैसा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक ऐसी इनफर्टिलिटी की केसेस चल रही थी जिसकी हमने पीसीओएस को ठीक किया था और हमने ये पाया कि उसका जो ओवुलेशन था वो 9th डे पे हो रहा था। इट वाज स्ट्रेंज कि 9th डे पर ओवुलेशन हो। और इससे पहले जितने भी इनफर्टिलिटी के डॉक्टर्स थे वो सभी उसको ये एडवाइस कर रहे थे कि आप 12th डे से शुरू करिए और 18 डे तक जाइए। तो उसको कंसीविंग सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रही थी, और बाकी हमने बहुत सारा जब उसका ट्रीटमेंट देखा तो इतनी सारी फाइल थी, इंजेक्शंस की, टैबलेट्स की। मैंने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली और जब तक उसको याद था मैंने उसके सबके मेंसेस के डेट लिखवाए। मैंने कहा आप कैसे भी करके चाहे मेरे पास 3-4 दिन बाद आओ, लेकिन मुझे वो साइकिल की डेट्स चाहिए जो आपकी आती थी। उसने मुझे सब कुछ बताया और एवरेज निकाल करके उस पर जो साइकिल का डेज आए वो 21 डेज आए और उसके ओवुलेशन का जो डे था वो 9th डे था, जबकि ओवुलेशन की स्टडी भी बाद में शुरू की गई जबकि वो रप्चर होकर के खत्म हो जाता था। तो उनको लगता था कि कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि रप्चर होने के बाद तो आपको कुछ फॉलिकुलर स्टडी में मिलना ही नहीं है। तो हमने उसको ये प्लान किया और इसके लिए वो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट भी वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब आप 4th डे से क्यों शुरू करा रहे हो, कल ही तो इसकी ब्लीडिंग खत्म हुई है। मैंने कहा नहीं सर करो, जब हमें फॉलिकुलर स्टडी करनी है तो हम 4th डे से स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। और ये जो हम लोगों के लिए सीखने की अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट बात हैं, हुई। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं, ये मेरे बहुत खास फ्रेंड है। इसने भी कहा कि यार तेरे दिमाग में ये बात आई कैसे कि इसका ओवुलेशन जल्दी होता होगा। मैंने कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे किया और सारी साइकिल्स इसकी काउंट करी बहुत और अच्छा, एवरेज वेरी देखा गुड। कि 21 डेज पे इसका कैलकुलेशन हो रहा था। बहुत ओवुलेशन डेज पे जो भी, जैसे भी बॉस ने बताया कि हर बार हर साइकिल में पॉसिबल नहीं होता है और हर फीमेल के लिए ये पॉसिबल भी नहीं है कि हमेशा जाए और अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट के पास जाए और वो फॉलिकुलर स्टडी कराए। तो मैं आपको 2-3 सिम्टम बता देता हूँ जो फीमेल को हमें एडवाइस करने पड़ते हैं और हमें बताने चाहिए। इस चीज़ में हमें कभी मिस नहीं करना है। नंबर 1, तो जिस दिन भी ओवुलेशन हो रहा होगा उस दिन उसको बहुत हल्का सा कोई एब्डोमिनल पेन होगा जो कुछ ही घंटे के लिए बना रह सकता है या कुछ ही मिनटों के लिए भी बना रह सकता है। ये डिपेंड करेगा कि उसका ओवुलेशन कैसा हुआ। मैक्सिमम लेडीज 99% लेडीज को ओवुलेशन के पेन के बारे में पता नहीं होता,
लेकिन जब आप उनको बताएंगे तो हाँ ये जरूर कहती हैं कि हाँ डॉक्टर साहब ऐसा होता तो है कि 1-1.5 घंटे के लिए कोई गैस का दर्द हुआ, हम लेडीज सोचती हैं कि गैस का दर्द हुआ, लेकिन वो एक्चुअली ओवुलेशन का पेन है, लोअर एब्डोमेन में होता है। इसकी खास बात एक और भी है कि ये अम्बलाइकस रीजन में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। अब मेरे से बच्चे सवाल पूछते हैं तो मैं जब एनाटॉमी पढ़ाता हूँ तो उनको बताता हूँ कि तुम थोड़ी एनाटॉमी पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि ओवुलेशन का पेन कहाँ कहाँ भी हो सकता है। इवन अगर आपकी कोई ओवरी इन्फेक्टेड है तो आपका ये ओवुलेशन का पेन थाइज में भी जा सकता है, तब भी आप पता लगा सकते हैं कि इसके थाइज में अगर पेन हुआ कुछ ही घंटे के लिए हुआ तो उसका ओवुलेशन जो हो रहा है वो इन्फेक्टेड है, आपको उसके लिए ट्राई नहीं करवाना है। दूसरी बात कि जिस दिन भी ओवुलेशन होगा उस दिन से लेकर के अगले 24 घंटे तक जो बॉडी का टेम्परेचर है थोड़ा हीट अप रहेगा, लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो सकता है। बॉडी का टेम्परेचर उनको लगता है कि थोड़ा हायर साइड रहता है, थोड़ा एलिवेटेड मोड में होती हैं। जिस दिन भी आपको लगे कि फीमेल बहुत ज़्यादा खुश है ओवुलेशन डेज के आसपास, तो ये भी ओवुलेशन की एक निशानी है, क्योंकि एलएच सर्च बहुत अच्छे से होता है और ये हमें केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। डॉक्टर हैनीमैन ने इस केमिस्ट्री के बारे में 200 साल पहले ही बता दिया था, लेकिन हमें समझना पड़ेगा जो गाइटन या जो भी फिजियोलॉजी की बुक्स आज बताती है वो डॉक्टर हैनीमैन सर पहले बहुत पहले बता गए थे कि कहाँ फीमेल। आपने देखा होगा कि हम सब लोग होमोपैथ होने के बाद जब ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रेमेडीज़ हैं वो फीमेल पर हैं, फीमेल के मेंस्ट्रुएशन पर हैं, फीमेल के वाइट डिस्चार्ज पर हैं, फीमेल की हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारी फिजियोलॉजी उस समय समझी होगी कि क्या हो रहा था। इसीलिए मैं हर एक वेबिनार में, हर एक सेमिनार में ज़रूर कहता हूँ कि फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को पढ़ो, तभी होम्योपैथी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत ही अच्छे से। तो ओवुलेशन के बारे में ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए बॉस। तो ये केस बहुत था। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। जी जी सर, और जो डॉक्टर वीपी केस सिंह सर। आपने ये शेयर किया जो 9th डे वाला, जी ये हमारे लिए भी सीखने की चीज़ है। थैंक यू, जी थैंक यू। सर। जी बहुत डॉक्टर बढ़िया। वीपी सिंह सर। सर मैंने एक और नोट किया है, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन और रप्चर ऑफ द ओवम, जी उस टाइम पर जो एरियोला का जो कलर है ना, वो जी भी पिंकिश होता है। सर, मैंने बताया कि एलएच सर्ज है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स मैं बता सकता हूँ जो फीमेल को अपने आप पता लग जाएगी, लेकिन इसके लिए बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए होती हैं। मैंने आपको वो चीज़ें बता दी हैं जो कॉमन फीमेल्स भी फील कर सकती हैं, वरना ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं कि आप शायद इसमें फीमेल को देख करके भी पता लगा ये सकते हो या प्रैक्टिकली उसकी। प्रैक्टिकली फिजिबल चीज़ें नहीं हैं। जी बहुत बहुत कम लोग इस चीज़ को, जो बहुत ही सेंसिटिव हैं, वो इस चीज़ को नोटिस कर पाते हैं। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि सर एक क्वेश्चन और है डॉक्टर प्रीति गुप्ता का कि एएमएच जो लो एएमएच है उसके लिए कोई अच्छी मेडिसिन या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपने अच्छी सी निकाली? लो एमएच की या किसी भी चीज़ कोई स्पेसिफिक मेडिसिन तो होम्योपैथी में हो नहीं सकती, डॉक्टर जी पीसी को मालूम ही है। जी जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन है वही दीजिए, उसी से काम बन जाएगा। जी। मैं भी सर एक इनपुट दे देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पढ़ाने में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं नहीं ना नहीं, कहीं बहुत बीच में अच्छा टांग बहुत अड़ाने की आदत है अच्छा। बहुत। नहीं, खूब अड़ाओ, खूब अड़ाओ, अच्छा लग रहा है, तुम्हारी टांग डॉक्टर अच्छी प्रीति, है। मैं आपको बता दूं कि जो एएमएच है एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये इनफर्टिलिटी के जगत में शायद 2008 या 9 में आया था और ये 2016 में थोड़ा सा हट गया है। जो अब लेटेस्ट इनफर्टिलिटी के ट्रेंड्स हैं उसमें एएमएच को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। जो अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट हैं या जो अच्छे इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट हैं वो अब एएमएच को काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एएमएच 2008 से लेकर के और 2016 तक इतने प्रचलन में रहा कि सब लोगों ने ये कहा कि एएमएच लो होने के बाद प्रेगनेंसी आपको कभी नहीं होगी, या हाई होगा तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन ऐसे ऐसा ढेर कुछ भी होते नहीं हैं। है। बहुत सारी ऐसी प्रेगनेंसीज आई जिसमें बहुत लो एएमएच पर भी प्रेगनेंसीज हुई। 2012, 14 और शायद 15 तक मैंने भी बहुत लोगों के एएमएच कराए। नंबर एक तो बहुत महंगा टेस्ट है, बार बार रिपीट नहीं करा सकते। दूसरी बात, इसका मैंने कोई यूज़ नहीं देखा, होम्योपैथी में तो खासकर नहीं। हमने जनरली जो होम्योपैथिक रेमेडीज अपने पास से कभी कभी ट्राई करनी पड़ जाती हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं मिल रही है और हम कहीं और को सोच रहे हैं, तो मैं पिट्यूटरी को यूज़ करता हूँ ताकि आपकी पिट्यूटरी थोड़ा अच्छा सा वर्क करे, क्योंकि मैक्सिमम हार्मोन वहीं से रिलेटेड हैं। ऐसा जब भी करते हैं जब हमें कोई थेरेपेटिक बेस पे जाना हो या हमें लगता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन अभी समझ में नहीं आ रही है। ये मेरी लैकिंग हो सकती है होम्योपैथी को लेकर के कि मुझे मेडिसिन नहीं आती या मुझे मैट्रिमोनी बहुत अच्छी नहीं आती, तो मैं ऐसी मेडिसिन यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन आप सब लोगों से अनुरोध है कि जब आपके कोई एक्सपीरियंस हो तभी यूज़ करें।
और भी कुछ अगर इनफर्टिलिटी के बारे में या पीसीओएस के बारे में पूछना है तो आप सब लोग अभी भी पूछ सकते हैं। मैं और बॉस जो भी हो सकता है हम आपकी एक क्वेरी बात कहना सॉल्व चाहता करेंगे। हूँ, जी सर। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी जैसा आपने कहा ना कि मैथमेटिका हमें कम आती है, जी मुझे लगता है ये भाव बहुत जरूरी है अपने अंदर बनाए रखना, जी कुछ जानने के लिए। अगर हमने ये जान लिया कि हमें सब आता है, तो वो दिन सबसे खराब दिन होगा। तो बहुत अच्छी बात है, इसको बनाए रखिए। थैंक यू सर। नहीं, मुझे लगता है कि मेरी मैथमेटिका बहुत ही कमजोर है नहीं, मेरी भी और मजबूत नहीं है। हम जी सब जी जी, लोग सीखते ही मैं हैं। जानता हूँ। और डॉक्टर वीपी सिंह सर के तो इनफर्टिलिटी के केसेस ऐसे भी हैं, मुझे लगता है कि डॉक्टर वीपी सिंह सर आपका जो एक्सपीरियंस रहा था, एक जिसको आपने कोई मेडिसिन दी थी और उसके लड़का हुआ था, उसी ने आपको कितने सारे केसेस भेज दिए थे जो आप बताते हैं। नहीं, इसमें तो डॉक्टर साहब वो एक्चुअली मजाक में चली जाएगी बात। जी एक एक्चुअली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थी, एमएस, शी वाज एमएस। तो एक्चुअली मेरे पास आती थी, तो उनको कंसीव नहीं होता था, मेडिसिन दिया और उसमें नेट्राम्यूर बहुत सक्सेसफुल, दैट इज वेरी सक्सेसफुल मेडिसिन इन रिगार्डिंग द इनफर्टिलिटी, नेट्राम्यूर। तो नेट्राम्यूर देने से उनको कंसीव हुआ। कंसीव होने के बाद में उनको बेबी हुआ, मुझे मिठाई मिठाई भी खिलाई उन्होंने। एक और थी, वो शी वाज नेफ्रोलॉजिस्ट। अब उनको कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने भी उनका नाम दे दिया। तो एक्चुअली मैंने ऐसे ही उनकी नब्ज पकड़ के बोल दिया था कि तुम्हें मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था, शी वाज प्रेग्नेंट, बट मैंने नब्ज पकड़ के बोल दिया कि भाई कि तुम्हें बेटा होगा। डॉक्टर थी, ऐसे ही थोड़ी मजाक मजाक में कह दिया। उन्होंने और एक लेडी डॉक्टर को बोल दिया कि डॉक्टर साहब तो ना हाथ देकर बता दें लड़का होगा लड़की होगी। तो ये टैक्ट मुझे ना डॉक्टर दीपक शर्मा का अब याद आता है, जो कि अब ये बताते हैं नब्ज के बारे में। तो एक्चुअली नेट्राम्यूर, आई अप्रिशिएट नेट्राम्यूर मेडिसिन, दैट वाज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर आर के सिंह। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और मुझे लगता है कि हम जब फीमेल मेंस्ट्रुएशन पे बात करते हैं और होम्योपैथी को लेकर के बात करते हैं, तो आपको सिर्फ 3 फेजेस का ध्यान रखना है किसी भी फीमेल के लिए। बिफोर मेंसेस क्या हो रहा है, ड्यूरिंग मेंसेस क्या है और आफ्टर मेंसेस क्या वेरी है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जितने भी कॉन्कोमिटेंट हैं, जितने भी पिक्यूलर हैं, जितने भी आपको सिम्टम्स हैं, वो आपको सब यही समझ में आएंगे। और पूरी फीमेल की केमिस्ट्री बहुत एक्चुअली यही जोरदार, गवर्न करती है। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है हमें जानना, बशर्ते कि हम लोग अब जब इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम केसेस पे जब ध्यान देते हैं तो 45% से ज़्यादा मेल इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। हमने जब से इनफर्टिलिटी पे काम शुरू किया है, तभी से ही हम लोगों ने मेल को जरूर साथ में लेके चलें। कभी बिल्कुल कभी बिल्कुल ऐसा भी हुआ है कि फीमेल को कोई डिजीज नहीं थी, उसको अननेसेसरी हार्मोन दे दिए गए, बिल्कुल। बहुत सारे इंजेक्शन दे दिए गए, कमी ढेरों केसेस मेल्स में में होता थी, है, जैसे बिल्कुल। बहुत सारे केसेस हैं। तो कभी भी ऐसा मत करिए कि आप एक ही तरफ मूवमेंट रखिए। जैसा कि बॉस ने डिस्कशन भी किया कि जो हमारा इंडिया का सिनेरियो है, जो यहाँ पे है, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो गरीब तबके के हों, चाहे वो सोशल हों, चाहे कोई और भी हों, लेकिन इंडिया में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है इनफर्टिलिटी को लेकर के कि उनको चाहिए कि आज ट्रीटमेंट शुरू हुआ और अगले महीने उनको प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। ये एक सबसे बड़ा गलत मिथ है। नहीं, कई जब बार भी ये किसी जो है जी देखा है हमने कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने पता लगा पत्नी में बेचारी में कोई दोष नहीं, दूसरी शादी कर ली। हाँ सर, बहुत सारे। और मैं तो कोई भी केस लेने के पहले जरूरी है तो दोनों का एक साथ जरूर, अगर वो जांच करा के नहीं आया तो हस्बैंड का भी जरूर करा लेते हैं। सर बिल्कुल। शुरुआती दौर में करीब 15-20 साल पहले एक पेशेंट मेरे पास था। कभी वो किसी दिन आपको केस वो रखूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, वेरिकोसिल इंड्यूस्ड ओलाइगोस्पर्मिया का केस था। जी 1 पॉइंट समथिंग ऐसे ही उसके जो मिली 1000 में था, उसका जो स्पर्म काउंट आता था बहुत ही लो था, वेरी लो। और वो बाद में 120 मिलियन तक पहुंचा मीठी गोली से अपने। वेरिकोसिल इंड्यूस्ड ओलाइगोस्पर्मिया था। उसमें ये भी कहा गया, उसको सर्जरी भी एडवाइस की गई थी। तो सब कुछ ठीक होने के बाद वो हमारी ही चूक कह लीजिए कि बाद में जब उसकी वाइफ का कराया गया जांच, हस्बैंड को प्रॉब्लम तो डायग्नोज थी, वाइफ का कराया गया तो बायलेटरली ट्यूबल ब्लॉकेज। जी तो इसलिए दोनों का जांच कराना बहुत ज़रूरी है। ये मानकर बिल्कुल नहीं चलना ठीक रहेगा कि कोई आया है तो उसी को खाली नहीं, दोनों को एक साथ कपल का। हमारे पास भले ही सेकंड हैंड आता है, जी 99% तो केसेज होम्योपैथी में सेकंड हैंड ही आते हैं। जब चारों तरफ से लोग हाथ खड़े कर देते हैं तभी होम्योपैथी को लोग याद करते हैं। पर बिल्कुल उस सर। केस के अंदर दोनों का जांच बहुत ज़रूरी है, साइमल्टेनियसली दोनों का, क्योंकि अगर नहीं करते 50% हमारे चांसेस कम हो जाते हैं सफलता। जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो शादी दूसरी शादी करने वाला है, तो हमारे पास भी ऐसे एक केस था हाँ, ऐसे केस बहुत सारे। कि उस आदमी ने दूसरी शादी की
तो फीमेल जो थी 2 साल बाद उसने भी शादी कर ली, तो जिस फीमेल को उसने छोड़ा था उसके तो बच्चे हो गए, लेकिन इधर अभी भी बच्चे नहीं हुए। ये तब उसको तो बाद में पता लगा कि एक्चुअली मेल इनफर्टिलिटी थी। ऐसे एक्चुअल बहुत सारे में हैं। ये भगवान की लाठी है, जी बहुत अच्छी पड़ी। हाँ सर, बिल्कुल। ऐसे लोगों और को मेल्स ड्रग्स लेते हैं, इनफर्टिलिटी का बहुत कॉमन कॉज है, बहुत ही कॉमन। और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं। और जो सबसे बड़ा कॉजेज मुझे लगता है वो बॉस जो आपने बताया ना, कैरियर वाला, हाँ, तो ये जो कैरियर है ना, ये एक्चुअली अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉज है। क्योंकि कैरियर कपल बहुत हर कपल आज की डेट में ये सोचने लगा है कि पहले हम अपना कैरियर बना लें। जबकि मैं इतने सभी कपल से ये पूछता हूँ कि आप मुझे कैरियर की डेफिनेशन बता दो, तो शायद एक भी नहीं बता पाता। उनको ये भी नहीं पता कि एक्चुअली कैरियर कहते किसको हैं या क्या वो चाहते हैं। और उसके चक्कर में ना तो फर्टिलिटी हो पाती, ना कोई और बहुत सारे काम हो पाते, और ना ही उनके शायद कैरियर सेटल हो पाते। तो ये गेम नहीं है इनफर्टिलिटी या बच्चे पैदा करना, कोई गेम नहीं है कि आप जब चाहेंगे जब होंगे और जब